Good morning, students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School, Ujjain. Today we will start class 9 Social Science, Chapter 4, Forest, Society and Colonialism. Take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forest. यानी कि जब आप स्कूल जाएंगे या अपने घर में ही चारों तरफ देखेंगे तो आप कई सारी ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि फॉरेस्ट की होती हैं। जैसे कि इस बुक का पेपर हो गया, इसके अलावा जो है डेस्क और टेबल हो गई, घर की खिड़की दरवाजे डोर और विंडोज़ हो गए, और वो कपड़े जो कि आप डाई करे हुए पहनते हैं, कलर वाले जो कपड़े होते हैं उसकी जो डाई होती है वो भी आपको फॉरेस्ट के जो प्राप्त होती है। इसके अलावा स्पाइसेस इन योर फूड, आपके खाने में जो मसाले होते हैं वो हो गए। इसके साथ ही सेल फोन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, आपका जो सेल फोन रैपर होते हैं टॉफ़ी के वो भी आपको फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। इसी के अलावा बीड़ी का जो तेंदू पत्ता होता है ना, तेंदू लीफ इन बीडीज, तो वो हो गया। गोंद हो गई, हनी, कॉफ़ी, टी और रबर, ये सब हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती हैं। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स, इसी तरह से जो चॉकलेट में ऑयल डाला जाता है वो भी साल सीड, यानी कि साल एक जो पौधा होता है उसके जो सीड्स होते हैं उससे ही निकाला जाता है। इसके अलावा जो खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो टैनिन है, या फिर बोलेंगे कि जो मेडिसिन के रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये सब भी हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती हैं। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी जैसे बेम्बू वुड फॉर फ्यूल, जो बेम्बू वुड होती है जलाने की लकड़ी हो गई, घास हो गई, कच्चा कोयला हो गया जिसको कि अपन चारकोल कहेंगे, पैकिंग के में उपयोग होने वाली सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। इसी तरह से अगर हम बोलें तो अमेज़न या जो वेस्टर्न घाट है के जंगलों में भी एक ही टुकड़े में पौधे की कम से कम 500 डिफरेंट आपको स्पेसीज या प्रजातियां मिल जाती हैं। अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो डाइवर्सिटी है ये अब बहुत तेज़ी से जो है लुप्त होती जा रही है, डिसअपियर होती जा रही है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से 1700 से लेकर के 1995 तक के बीच 139 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो जंगल है हमारा फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी वर्ल्ड के कुल एरिया का 9.3% भाग जो है इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा है। इसके अलावा भी इसका कुछ भाग जो है वो कल्टीवेशन यानी खेतीबाड़ी के लिए, और पॉस्चर्स यानी जो जानवर होते हैं उनको चरने के लिए हम छोड़ देते हैं उसके लिए, और फ्यूल वुड यानी कि जंगलों की जो जलाऊ लकड़ी होती है, ईंधन की लकड़ी होती है, उसके लिए हमने अपने फॉरेस्ट को जो है क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है या उसको कट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं वाई डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश क्यों। तो चूँकि जब भी डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जब भी वन या हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिसअपियर होंगे या ख़त्म होंगे तो इसे ही हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जंगलों का विनाश कहा जाता है। चूँकि डिफॉरेस्टेशन कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो ये कई सालों से चली आ रही है, लेकिन जो ये कॉलोनियल रूल्स जब चालू हुए, इट बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव, अधिक व्यवस्थित है ना, सिस्टमेटिक यानी अधिक व्यवस्थित, और एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़ा इसने रूप ग्रहण कर लिया है जब से कि कॉलोनियल रूल आया है। अब देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे कारण हैं जिन पर को कि हम अभी देखेंगे। फर्स्ट तो है आपका लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, चूँकि ज़मीन हम कंटिन्यू इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे कि ईयर जो 1600 था उसमें अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडिया लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन। हम लोग जितना भी लैंड मास हमारे पास था, जितनी भी हमारे पास ज़मीन थी, उसका हम कम से कम 1/6 जो पोर्शन था उस पर हम कल्टीवेशन करते हैं। और अब अगर देखें तो ये जो फिगर है वो बढ़कर के आधा हो गया है, मतलब 6 पोर्शन पे यदि हम करते तो अब बोलें कि अब उसका पूरा वो आधा हो गया है। और एज पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, और जो खाद्य पदार्थ हैं, डिमांड फॉर फूड, ये जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है हमारे जो किसान वगैरह हैं
वो जंगलों को साफ करके खेत कल्टीवेशंस जो है वो करते जा रहे हैं, खेत के लिए जंगलों को कंटिन्यू साफ करते। कॉलोनियल पीरियड में कल्टीवेशन है जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपांड हुआ था और इसके कई सारे रीज़न हैं। पहला तो ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जितनी भी ये कमर्शियल क्रॉप्स थी उस जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन, इनके प्रोडक्शंस पे काफ़ी इन्होंने इनकरेज किया कि इसका प्रोडक्शन करना चाहिए, बहुत प्रोत्साहन दिया। और 19th सेंचुरी में यूरोप में जो है काफ़ी आबादी बढ़ गई थी, एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोगों को पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं मिल रहा था। और इस वजह से भी यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी और इन फसलों को जो है प्रोडक्शंस की मांग में इजाफा हुआ। और सेकंड वजह यह थी कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो भी कॉलोनियल स्टेट थी उन्होंने जंगलों को बेकार समझा, अनप्रोडक्टिव समझा कि जंगलों से क्या है, अगर इस पे हम खेती करेंगे तो हमारे राजस्व में काफ़ी वृद्धि होगी, यानी कि हमें टैक्स जो है या रेवेन्यू काफ़ी सारा मिल जाएगा, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हमें मिलेगा। और इस तरह से इन्होंने जो है नेशनल इनकम को बढ़ाने का भी सोचा। और यही वजह थी कि 1880 से लेकर के 1920 के बीच में ये कल्टिवेटेड एरिया जो है वो बढ़कर के 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। क्योंकि जब भी हम एक्सपांशंस करेंगे कल्टीवेशंस का तो ये साइन होता है हमारी प्रोग्रेस का, कंट्री की प्रोग्रेस का। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को यदि हम कल्टीवेट करेंगे, यदि हम ज़मीन को जो है जोतेंगे तो उसके पहले हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट हमें साफ़ करने पड़ेंगे और यह एक बहुत ही ड्रॉबैक रहेगा। ये ऐसा हम लोगों ने उस समय 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में ओक के जो फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे या ख़त्म होने लगे थे। और इसकी वजह से जो शाही नौसेना थी, रॉयल नेवी थी, उसके लिए टिम्बर यानी कि लकड़ी की आपूर्ति में जो है मुश्किलें आ रही थी। और इस मजबूत और टिकाऊ जो लकड़ी थी कि नियमित आपूर्ति के बिना जो है अंग्रेजी जो जहाज़ थे या रॉयल शिप थी वो कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना जो है रॉयल पावर्स जो थी उसको कैसे बचाई और बनाई जा सकती थी। और 1820 में के दशक में क्या हुआ था, 1820 सेंचुरी में इन्होंने जो है इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज की खोज में लोगों को भेजा। और एक विद इन अ डिकेड एक बहुत बड़े पैमाने पर टिम्बर्स की कटाई होने लगी, पेड़ों को काटा जाने लगा और सारा का सारा जो भी इन्होंने कट किया था वो पेड़ जो है या जो लकड़ी है, टिम्बर है, उसको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाने लगा। 1850 के जो सेंचुरीज थी उसमें रेल लाइन जो डली गई उसके लिए काफ़ी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी और उन्होंने एक तरह से डिमांड यहाँ पे पैदा कर दी थी। और इसी तरह से जो कॉलोनियल ट्रेड जो था, इम्पीरियल ट्रूप यानी कि जो शाही सेना थी, उसके आने जाने के लिए भी यहाँ पे कॉलोनियल ट्रेड के लिए रेल लाइन अनिवार्य कर दी। और इंजनों को चलाने के लिए एज ए फ्यूल के तौर पर रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में भी लकड़ी का ये काफ़ी उपयोग करने लगे या इनको ज़रूरत पड़ने लगी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 760 से लेकर के 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता होती थी। और ये जो स्लीपर थे वो लकड़ी से या वुड से ही बनते थे। इसी तरह से 1860 के समय में नेटवर्क जो था, रेलवे नेटवर्क एकदम एक्सपांड हो गया, बहुत तेज़ी से फैल गया। और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो तैयार किया जा चुका था। और 1946 में इन लाइनों की जो है लेंथ वो थी 7,65,000 किलोमीटर हो चुकी थी। और रेल लाइनों का जो इन्होंने स्प्रेड किया था पूरे इंडिया में, एकदम से पूरे इंडिया में रेल लाइनें बिछा दी थी। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने जो ट्रीज़ हैं, पेड़ थे, उनको काटा गया। और अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी के में 1850 के सेंचुरी के समय में बोले कि 35,000 पेड़ जो थे या ट्री स्लीपर थे के लिए काटे गए। और गवर्नमेंट ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके भी, कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने दे दिए।
और इन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और इस तरह से पूरा फॉरेस्ट जो है हमारे साफ होते चले गए। और रेल लाइनों के जो आसपास के जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनको भी इन्होंने तेजी से गायब करना शुरू कर दिया है, उनकी भी धड़ल्ले से कटाई शुरू कर दी। नेक्स्ट है प्लांटेशन। इसमें क्या हुआ था कि जो यूरोप था इसमें चाय कॉफ़ी और रबड़ की काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये जो चीज़ें हैं टी कॉफ़ी रबर, इनके प्लांट